नमस्कार दोस्तों। आज 11 जनवरी है और 11 जनवरी के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ना है इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो हम देखेंगे यूनियन कार्बाइड, जो एक भोपाल में एक केमिकल फैक्ट्री थी, उसने क्या कहा है। साथ ही साथ अर्जुन मुंडा ने G20 वर्किंग ग्रुप में मीटिंग की है फिनेंशियल इंक्लूजन को लेके। स्टडी सेड ऑन ब्लैक बक, एक जो हाउ ब्लैक बक सर्वाइव चैलेंजेस कर रहे हैं, मतलब काले हिरन जो हैं वो कैसे चैलेंज, मतलब किस तरीके से जीवित रहने के लिए चैलेंजेस हो रहे हैं उनके लिए। बैड एंड उंगली, आर रवि जो है तमिलनाडु में जो राज्यपाल हैं उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया गया है उसके बारे में बात की गई है। बिगिनिंग ऑफ इंडियाज कल्चरल रेनेसा, मतलब सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल के बारे में भी बात की गई है। डिक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअली बट नो सेम सेक्स मैरिज, इस पे बात की गई, कल सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया है। इसके बाद है द स्टेलमेट बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, पेज नंबर 8 पे है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि संवैधानिक बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने आर्टिकल 6A पे क्या कहा है, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ट्रेड पैक्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया पीएम और इंडिया के साथ। प्री पोल बजट अनलाइकली टू फीचर बिग रिफॉर्म्स, रूरल स्पेंडिंग टू राइज, ये बात की गई है। और यूटिलिटीज ईयरली कोल नीड्स, हम भारत में कोल के बारे में बात करेंगे, कोल नीड्स की बात, एनर्जी की बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार के कोयला भारत में पाया जाता है और इसके जो संग्रहण क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, कहाँ कहाँ कौन सा एरिया जो है बहुत ही अधिक मात्रा में कोयला वहाँ पाया जाता है, और लेकिन फिर भी वहाँ पे ताप विद्युत केंद्र नहीं लगाए गए हैं। आखिर इसका क्या कारण है, इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वी वॉन्ट पे फर्दिंग मोर सेज यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड एक कंपनी है, कॉरपोरेशन है, और आपको पता होगा कि भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी। गैस त्रासदी में काफ़ी लोग मारे गए थे, जैसे यहाँ पे आप आंकड़ा देखिए, 5,295 लोग मारे गए थे और 5,68,292 लोग घायल हुए थे। और ये गैस लीक हुई थी और उसी पे यूनियन कार्बाइड ने कहा है कि हम और ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, मतलब 470 मिलियन पेड बाय कंपनी किया गया था, $470 मिलियन, इसका मतलब है 47 करोड़ डॉलर। तो इसी पे बात की गई कि हम और नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पे बात समझिए कि कोई भी कंपनी यदि उसकी किसी गलती से जान माल का भारी नुकसान होता है तो यह किस पर भार आना चाहिए, है ना। एक नैतिक प्रश्न, संवैधानिक प्रश्न, कानूनी प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न है। तो किस पर भार आना चाहिए, कंपनी पर, सरकार पर, या कर्मचारी भुगतें, या जो रह रहे हैं वहाँ पे वो भुगतें, है ना, या नागरिक पर। तो आप लोग यह समझेंगे कि हमेशा इस कंपनी पे भार आना चाहिए। अब ये समझिए कि गवर्नमेंट पे भार क्यों नहीं आना चाहिए। यदि किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे हमें संभावना है कि ऐसा ऐसा नुकसान हो सकता है या इतनी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं, तो हम इस प्रकार के जो कंपनियां हैं या इस प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं या इस प्रकार के जो मशीनरी हैं वो हम क्यों न शहर से बाहर लगाएं या ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ ऐसी आपदा हो भी जाए तो जान माल का कम से कम नुकसान हो, है ना। तो इस पर विचार कर लीजिए, साथ ही साथ पढ़ लीजिए आप इसको। इसके बाद है पेज नंबर 3 है मुंडा एड्रेसिंग, अर्जुन मुंडा जो है वो एड्रेसिंग फर्स्ट G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग, G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग और फिनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन से क्या समझते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है कि जब समाज का सभी वर्ग, है ना, समाज का सभी वर्ग जो समाज के आर्थिक क्रियाकलापों में शामिल हो जाता है तो हम उसे वित्तीय समावेशन कहते हैं। जैसे वित्तीय समावेशन में सबसे बड़ी स्कीम थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें खाता जो खुलवाया गया था, सॉरी जो भी नाम होगा मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वही है।
तो उस में क्या होता था कि मुफ्त में खाता खुलवाया गया था। तो ये एक वित्तीय समावेशन के लिए प्रयास था और इसमें काफ़ी फायदा भी मिला या सफलता भी मिली थी। ठीक है, इसके बाद जो है अगली जो न्यूज है वो है पेज नंबर 5 में। और पेज नंबर 5 में स्टडी शेड्स लाइट ऑन हाउ ब्लैक बक सर्वाइव चैलेंजेस, है ना। तो ब्लैक बक है, आप काले हिरण की बात देख सकते हो, और ये जो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं या इनके पर क्या क्या चैलेंजेज आ रहे हैं। ब्लैक बक डॉटेड अक्रॉस रॉलिंग ग्रासलैंड ऑन फ्यू सच हैबिटेट कंटिन्यू थ्राइव इन इंडिया। तो इसी पे पूरा का पूरा रिसर्च है, आप इसे पढ़ लेंगे और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे कि ब्लैक बक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस पर देख लेंगे और ज़्यादा कुछ देखने का इसमें नहीं है। इसके बाद है बेड एंड अगली, है ना। ये अगली न्यूज है और एक आर्टिकल लिखा गया है इसमें। जो तमिलनाडु गवर्नर हैं RN रवि, आपको पता होगा कि ये पूर्वोत्तर में पहले थे और वहाँ पे नगा शांति वार्ता में भी काफ़ी दिक्कतें आई थी। RN रवि के साथ ये हुआ था कि अभी जो तमिलनाडु सरकार है, तमिलनाडु राज्यपाल के लिए क्या लिखती है, उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु नाम नहीं होना चाहिए, तमिल कुछ और नाम दिया था उन्होंने। इनका कहना था कि तमिलनाडु का मतलब देश से होता है और देश के रूप में इसे नहीं जाना चाहिए था, तमिजगम या कुछ करके दिया था और इसी पे विवाद है। तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये नहीं देखना है कि किस पे विवाद है, देखना ये है कि गवर्नर के पावर क्या होते हैं, है ना। गवर्नर के पावर क्या होते हैं, इस पे देखना है और इसकी शक्तियाँ देख के आपको ये नोट डाउन करके रख लेना है। ठीक है, साथ ही साथ लेसन फ्रॉम रसिया यूक्रेन ये हम नहीं पढ़ना है हमें। द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज कल्चरल रेनेसा। रेनेसा क्या है ये आपको पता है? पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल का मतलब होता है पुनः जागना, है ना। रेनेसा का अर्थ बहुत विस्तृत है, इसके लिए एक अलग से चैप्टर, एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। रेनेसा आप यूरोप का पुनर्जागरण आप पढ़ेंगे, आप सर्च करेंगे यूरोपियन रेनेसा, और इन हिंदी में सर्च करेंगे तो आपको भारत और यूरोपियन पुनर्जागरण के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से भारत में जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है इसके बारे में बात की गई है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि तमिल संगमम काशी में वो आयोजन किया गया था। संगम क्षेत्र तमिल वाला और काशी क्षेत्र, इन दोनों को एक तरीके से मिलाया गया था और यहाँ पे एक आयोजन संगम किया गया था, उसी पे बात की गई है। और काफ़ी चीज़ें हैं कि तब फोकस ऑन टेक्सटाइल या नॉट लिमिटेड तमिलनाडु, नॉट लिमिटेड टू तमिलनाडु एंड काशी, मतलब एक वाइब्रेंट मतलब बहुत बहुत देशीय या बहुत तरीके की चीज़ें। तो एक उदाहरण दिया गया है। आप और किन चीज़ों को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं या जोड़ने की बात कर सकते हैं, तो मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। रामायण, है ना। रामायण आप देखोगे तो भारत भर में विभिन्न प्रकार के रामायण हैं, है ना। कम्बन रामायण अलग है, तुलसीदास के द्वारा अलग है। तो इस प्रकार से उनको जोड़ने का भी एक मामला बन सकता है और फिर इसको ज़्यादा मजबूती आप दे पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी बट नो सम सेक्स मैरिज। यहाँ पे बात की गई है कि जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको तो आपने अपराध मुक्त कर दिया, पर सेम सेक्स मैरिज के लिए क्या किया जा रहा है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी मुद्दे देश भर में, देश के अलग अलग न्यायालयों में चल रहे थे, वो अपने साथ सामने बुला लिए हैं या अपने पास रखवा लिया है। इसी पे बात की गई है कि उनको डिक्रिमिनलाइजिंग तो कर दिया गया है, लेकिन इस सेम सेक्स मैरिज को कब अनुमति दी जाएगी, इसी पे बात की गई। ठीक है, इसके बाद है स्टेलमेट बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। कल ही बताया था मैंने कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो संपत्तियों के बंटवारे हो रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया है मामला, और वहाँ पे ये मामला बनेगा। तो उसकी डिटेल यहाँ पे है, तो आप इसे पढ़ लीजिए। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टू टेक अप सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट और प्रिलिमिनरी डिटर्मिनेशन।
ये पेज नंबर 10 पे है। और हम आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, टू टेक अप सेक्शन 6A, आप ये जानते हैं कि आर्टिकल 5 to 11 भारत का जो है वो नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। तो उसी में एक लिखा गया है कि एक डेट दिया गया है कि इसके पहले जो आया भारत में वो भारत का नागरिक होगा। उसी पे यहाँ पे एक और मामला किया गया कि असम में स्टेट बिटवीन जनवरी 1 1966 टू मार्च 25 1971 तक जो भारत में मतलब असम में आया वो वहाँ का नागरिक कहा जाएगा। इसी पे बात की गई है और इसकी क्या प्रासंगिकता है या कितना सेटिस्फैक्ट्री है या क्या इस पर इसके आधार पर नागरिकता की बात की जा सकती है, उसी पे ये बात की गई है। तो आप इसे देख लेंगे, आप इसे पढ़ लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है विथ ट्रेड पैक्ट बिकम ये रियलिटी, ऑस्ट्रेलियन पीएम सेट टू विजिट इंडिया, है ना। ट्रेड पैक्ट जो हुआ है हमारा, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, विथ ट्रेड पैक्ट बिकमिंग ए रियलिटी, ऑस्ट्रेलियन पीएम सेट टू विजिट इंडिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो हैं वो एक्सपेक्टेड विजिट आएंगे और साथ ही साथ हमारा जो ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट होगा, इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसी पे बात की गई है, तो ये अभी भविष्य की बात है। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध जब बनेंगे तो उनमें से आयात हम क्या करेंगे और निर्यात क्या करेंगे। तो निर्यात और आयात की वस्तुओं की एक लिस्ट, छोटी सी लिस्ट बना लेंगे आप, है ना, कि निर्यात कौन कौन सी वस्तुएं हमारी सबसे सर्वोपरि रहेंगी और आयात करने में कौन कौन सी वस्तुएं सर्वोपरि रहेंगी। तो बस ये देखना है आपको। इसके बाद जो है पेज नंबर 14 पे है प्रीपोल बजट। प्रीपोल बजट मतलब चुनाव के पहले का बजट जो होगा, अनलाइकली टू फीचर बिग रिफॉर्म्स, है ना, रूरल स्पेंडिंग टू राइज, मतलब बड़े रिफॉर्म्स लेके आएगा और जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उसका खर्च बढ़ाया जाएगा। देखिए, कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि चुनाव 2024 में, अभी 23 चल रहा है, ठीक है, 22 में भी कहा जाने लगा था कि चुनाव के पहले का बजट है। आप ये समझो कि यदि इस प्रकार की बातें हम करते हैं तो हर बार हम चुनावी बजट बना देते हैं। कहीं ना कहीं भारत इतना बड़ा देश है कि कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया तो चलती ही रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बजट को चुनाव के हिसाब से बनाया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो पर लोक लुभावन ना हो और वो कड़े निर्णय के रूप में देखी जाती हैं। इस प्रकार के निर्णय भी किए जाते हैं, है ना। ठीक है, तो फिर भी आप देख लेंगे। इसके बाद है एक न्यूज है, यूटिलिटीज ईयरली कोल नीड में राइज 8% रिन्यूएबल डेफिसिट। ठीक है, रिन्यूएबल डेफिसिट यहाँ पे ध्यान रखना है कि India expect to power plant burn about 8% more coal physically in 2020, according to a senior government ministry presentation, missed its 2022 renewable energy goal by more than 30%। रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का जो गोल था उसको नहीं पार पाने के कारण 8% हम लोग और बढ़ाएंगे कोल ऊर्जा में। खैर, अभी इस पे हम लोग जो चर्चा करने वाले थे वो ये देखिए कि भारत में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है ना, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है और इसी पे ये जो है इसमें 50 to 70% कार्बन होता है, जो कि अच्छा कोयला माना जाता है। इससे ऊपर जो होता है मैग्नेटाइट होता है, और मैग्नेटाइट आयस के जो होता है वो भारत में मैग्नेटाइट नहीं, एंथ्रासाइट जो है वो बहुत कम पाया जाता है भारत में। तो भारत में बहुत कम पाया जाता है, इसके कारण से ये कोयला है बिटुमिनस, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब ये कोयला कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि झारखंड में गोंडवाना टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं और गोंडवाना चट्टानों में कोयले की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। और झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है, झरिया
पूर्वी बोकारो, पश्चिमी बोकारो, है ना, गिरिडीह, ये क्षेत्र है जहाँ पे कोयला बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और यहीं से, अब मैंने एक शुरू में एक चीज़ कहा था दोस्तों, उसके पहले आगे बताने के पहले आपको मैं एक बात कहूँगा कि यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको चीज़ें मिलती रहें। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे कोयला उत्खनन किया जाता है वहाँ पे प्लांट नहीं बनाए जाते हैं, सामान्यतः नहीं बनाए गए हैं। बहुत दूर दूर तक आप देखेंगे कि दूर दूर प्लांट बनाए गए हैं। इसका कारण यह है कि हम कोयला वहाँ तक पहुँचा देते, जैसे मान लो दिल्ली तक पहुँचा दिए, और दिल्ली में फिर पावर प्लांट लगा के फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इसका कारण यह है कि यहाँ पे यदि पावर प्लांट लगाया जाए तो यहाँ से दिल्ली तक के पारेषण की सुविधा या पारेषण की व्यवस्था करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो विद्युत उत्पादन होगा उसमें भी धीरे धीरे कमी आती चली जाएगी। इसके कारण से क्या किया जाता है कि मान लो एक क्षेत्र ये ले लेते हैं, ये एक क्षेत्र ले लेते हैं और यहाँ पे कोयला का उत्पादन हो रहा है, और यहाँ पे बिजली की आवश्यकता है, यहाँ पे बिजली की आवश्यकता है, यहाँ पे बिजली की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से कोयला ही पहुँचा देंगे यहाँ तक, और यहीं पे बिजली घर बना के बिजली उत्पन्न कराएंगे। तो ये था आज के लिए दोस्तों। आज इतनी ही बातें थी, और फिर से कहता हूँ, यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।